हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक ठाक चल रहा होगा, चीजें समझ में आ रही है। तो आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली थोड़ा सा एक रिकैप। अब तक के जो हम लोग डिस्कशन हम लोगों ने किया, उसमें हम लोगों ने सेल को समझा, इससे रिलेटेड थियरीज को समझा, और ये वो पॉइंट था जिसकी हेल्प से लोगों का अटेंशन इस तरफ गया, यानी साइंटिफिक कम्युनिटी स्टार्ट टू थिंक विद रिस्पेक्ट टू दी सेल, यानी कि कैसे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जब रिसर्च हुआ या फिर जब इसके बारे में एनालाइज करने लगे, दे फाउंड कि कुछ फीचर हर एक सेल में कॉमन थे। तो ऐसे फीचर्स कौन कौन से थे? एक तो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनको हर सेल में दिखने लगा। एक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक हम लोगों ने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म। कल के क्लास में वी डिस्कस अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में काफी बातें डिस्कस किया था, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, इसके सेलेक्टिव परमेबिलिटी के बारे में, दैट इज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, और इसकी सेलेक्टिव परमिएबल नेचर के कारण जो है ये कुछ ही चीजों को ऑब्जर्व करता था, बाकी सारी चीजों को ये रिजेक्ट कर देता था। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कैसे ये डिफ्यूजन जिसमें जो भी मटेरियल्स जो ये ऑब्जर्व करता था वो डिफ्यूज होके इसके अंदर जाते थे या फिर वहां से बाहर आते थे, जैसे कि CO2 गैस, O2 गैस एंड वाटर। और इसी स्पेशल टाइप डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो इट वाज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इन सब का रूट मीनिंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा था। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको बातें क्लियर हो गया। लास्ट में एक जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, साइटोसिस। अगेन हम लोग क्या रहे हैं, हम लोगों का मेन फोकस ये है किसी भी टॉपिक को उसके रूट मीनिंग पर जाकर उसके मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना। अदरवाइज आगे चल के ऐसे ऐसे नए वर्ड्स आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हैं। मतलब आपका एक इंटरनल माइंड गिव अप करने लगता है कि यार नहीं समझना है, तो वो चीज नहीं होने देना है। ठीक है, उन्हीं चीज के रूट मीनिंग हम डिस्कस नहीं करेंगे जिससे हम लोग फेमिलियर होते हैं, जिसको हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना। हमारे माइंड में उस शब्द को लेकर एक आइडिया है, तो ऐसे रूट मीनिंग उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं रहेगा, लेकिन उन रूट मीनिंग को जरूर डिस्कस करेंगे जो अपने में ही एक नया शब्द होगा हमारे लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल। ठीक है, इसको मिटाते हैं। सो सेल वॉल। सो जब एनालिसिस चल रहा था सेल्स के बारे में, तो ह्यूमन का सेल हो गया, एनिमल का सेल हो गया, बैक्टीरिया, हर एक चीज को चेक किया जा रहा था। तो प्लांट सेल में कुछ अलग पाया गया। प्लांट सेल में क्या पाया गया? प्लांट सेल, ये हमारा सेल है। जनरली सेल का आउटर लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमें यह भी पता है कि ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्टिव परमेएबल होता है। मींस अलाउ करता है कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करने में, एंटर कराने में सेल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन जब प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया गया तो प्लांट सेल के ऊपर एक और लेयर देखा गया। प्लांट सेल के ऊपर क्या देखा गया? एक और लेयर सा देखा गया, और इस लेयर को फिर नाम दिया गया सेल वॉल।
इसका डिफिनेशन बना सकते हो, बनाते जाओगे आप ओनली सिर्फ प्लांट सेल में। अब सेल वॉल जो है, खास बात क्या है, ये बहुत ही रिजिड होता है, कठोर, टाइट, रिजिड होता है, और ये बना हुआ होता है, इसका जो स्ट्रक्चर बना होता है, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखें तो ये सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। अब अगला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि सेल्यूलोज का जो है विजुअलाइजेशन बनना चाहिए, तो अभी विजुअलाइजेशन नहीं बन रहा। सेल्यूलोज का मतलब क्या, नहीं बता, नहीं समझ में आ रहा, तो इसको पहले विजुअलाइज करेंगे। तो सेल्यूलोज का मतलब होता है, पहले तो इसको हम लोग रूट मीनिंग सेल प्लस ओज। सेल का मतलब हमें पता है इट्स अ रूम, रूम जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना होगा। मान लो मेरा रूम जैसा स्ट्रक्चर, इसका डिटेल में ऐसा कुछ है, मैंने सेल वॉल को बहुत ही एनलार्ज करके देखा तो उसका रूम जैसा स्ट्रक्चर ऐसा है। और ओज रिप्रेजेंट करता है सुगर को, इसको रिप्रेजेंट करता है सुगर। मींस ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सुगर का बना हुआ है। अब बात आती है सुगर का मतलब क्या है सर जी, जो हम लोग खाते हैं, नहीं, थोड़ा सा जो एकेडमिक लाइन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सुगर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये टर्म आपने सुना हुआ है, बट अगेन हमें और भी इसके डिटेल में जाना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल्यूलोज बना हुआ है, इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब अगेन कार्बोहाइड्रेट में भी हमारा माइंड में क्वेश्चन मार्क बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या, विजुलाइज करना मुश्किल है, तो इसको भी ब्रेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दो शब्द से बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रेट। हाइड्रेट टर्म रिप्रेजेंट करता है वाटर को। तो अगर आप इसके केमिकल कंपोजिशन पे जाओगे ना, तो आपको केमिकल कंपोजिशन में क्या मिलेगा, एक तो कार्बन मिलेगा अटैच और मिलेगा H2O। क्या मिलेगा, H2O। लगभग इसी के रेशियो में, यानी CH2O के रेशियो में, यानी कि एक कार्बन तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के रेशियो में, लगभग इसी रेशियो में आपको क्या मिलेगा, ये एक तरीके से मॉलिक्यूल मिलेगा जो आपके सेल्यूलोज को फॉर्म कर रहा है। अब कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल्स है, जैसे कि ग्लूकोज एक सुना होगा आपने, सुक्रोज, ओज सुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका कुछ फॉर्मूला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज, लैक्टोज, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ग्लूकोज में भी अल्फा बीटा करके बहुत सारे हैं, जैसे जो बेसिकली सेल्यूलोज बना होता है वो बीटा ग्लूकोज। अब ये आगे का लेवल है, लेकिन अभी बस समझा दे रहा हूं। और इसके फॉर्मूला में देखो आप, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा ये, इसके अंदर ही ये बड़ा मतलब एक जनरल टर्म है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही सुक्रोज, ग्लूकोज, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर। इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो समथिंग C6H12O6, यहां पे 1, अगर रेशियो देखोगे 6 इंटू 2 12 और 6, इसका भी फॉर्मूला सेम ही है, C6H12O6, बस स्ट्रक्चर अलग रहता है, अलग तरीके से बस वो ज्वाइन रखते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका C12H22O11, अगेन एक कार्बन एक्स्ट्रा है, और सेम इसका भी यही है, C12H22O11। बस ये बताने का, देखो अभी इसका काम बिल्कुल भी नहीं है आपके इसमें, ठीक है, इतने डिटेल में नहीं है, बट जो मैं बात इसको बता रहा हूं, इसको समझा रहा हूं, ये इसका जस्टिफिकेशन है, ठीक है, वेरी गुड। तो प्लांट सेल में क्या हो रहा है, एक सेल वॉल है जो सेल्यूलोज से बना हुआ है। सेल्यूलोज बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दैट्स इट, वेरी गुड। अब बात समझो, सेल के साथ होता क्या है कि अगर मान लो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बाहर के साइड में, मींस अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में
एनवायरमेंट ऑफ सेल। सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर किसी भी तरीके का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हमारा ये है कि वाटर जो है कम है सॉल्यूट से। अब वाटर कम है तो यहां से जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकलने लगेगा, देन इससे होगा क्या, देन वाटर स्टार्ट टू कम आउट ऑफ सेल, सेल से बाहर आने लगेगा। किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस, हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, क्लियर है। अब जब ये होगा तो जो ये आपका सेल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका, ये पूरे इंटरनल सेल कैसा होने लगेगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के कुछ ऐसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। स्पेशली इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं, फिनोमिना कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। सो प्लाज्मा क्लियर है, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड। लाइसिस का मतलब होता है, अगेन इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, फ्लूइड, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना या लूज करना, ब्रेक करना या लूज करना। तो यहां पे हमारा जो सेल है वो लिक्विड लूज कर रहा है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, या सिर्फ इतना ही रखो कि हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो रहा है, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, ये ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और, जो सेल्यूलोज होता है वो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ह्यूमन इसको नॉट डाइजेस्ट, पहला चीज, खा के डाइजेस्ट नहीं कर, बट एनिमल्स वगैरह कर सकते हैं, है ना। और इसका एप्लीकेशन अगर देखो तो इसी का क्लॉथ बनता है, कपड़े वगैरह जो बनते हैं, धागे वागे, ऊपर सेल्यूलोज ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर वगैरह बनता है, तो इसका एप्लीकेशन यूज है। ह्यूमन इसको खा के डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। एनिमल्स वगैरह जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्टमक में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को भी बचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आप यहाँ पे भी अगर स्टक हो रहे हो तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। अगर मान लो आप ग्लूकोज, सुक्रोज, और यहाँ पे अगर आप स्टक हो रहे हो तो ग्लूकोज जो है स्वीट, ग्लू का मतलब होता है स्वीट, लैटिन में ग्लूक हो गया स्वीट, ओज हो गया शुगर। तो ये जनरली वो शुगर है जो ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। सुक्रोज जो हम लोग खाने में, शक्कर, इसी टर्म से लिया गया है, ये टर्म दिया गया, शक्कर जो हम लोग कहते हैं, शक्कर से ही ये सुक्रोज बना है। तो ये हमारे टेबल शुगर कह लो आप, टेबल शुगर है ये। और फ्रक्टोज फ्रूट में पाया जाने वाला मिठास जो होता है, कहाँ पे, फ्रूट में जो पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाने वाला जो मिलता है वो शुगर। और ये लैक्टोज जो मिल्क, लैक्ट का मतलब होता है मिल्क, मिल्क में जो पाया जाने वाला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी पॉइंट है ऐसा, कार्बोहाइड्रेट ये हो गया, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा है, जिसमें वाटर जो है कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, इस तरह का हाइपरटोनिक हो गया, टोनिक मतलब प्रेशर। और जो दूसरा जो है क्या होता है, हाइपोटोनिक, जिसमें वाटर ज्यादा होता है। तो इसको मिटाते हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, एक प्लांट लीफ लेकर। सो एक प्लांट लीफ लिया गया,
ठीक है, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया। ठीक, अब कंपैरिजन से अगर अदर एनिमल्स या फिर ह्यूमन सेल्स को देखते थे तो कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा पाई गई। एक सेकेंड, सिंकिस बिहेवियर कैसे पता चलेगा ये समझ में आ जाएगा। पहले तो हम लोग सेल वॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इसी प्रोसेस को जो हमने अभी समझा प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, तो ये हमारा मान लीजिए सेल है, एक प्लांट लीफ लेकर, एक प्लांट का लीफ है ये प्लांट लीफ, हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिविटी आई थिंक 5.6। एक प्लांट लीफ लिया गया, अभी प्लांट लीफ का पील लेंगे, ठीक है, इसका पील यानी कि ऊपर का एक पतला सा लेयर हमने क्या किया, अब इसमें हमने क्या देखा, इसके ऊपर हमने वाटर डाला, वाटर का एक बूंद मान लो वाटर डाला। अब प्लांट लीफ जो है उसका पील, उसके बाहर वाटर है तो वाटर इसके अंदर जाना शुरू कर देगा। अच्छा, प्लांट लीफ में हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया, कुछ ग्रेन्स जैसे स्ट्रक्चर थे, कुछ ग्रेन्स के जैसे कि हमारा प्लांट लीफ है, कुछ ग्रेन्स के जैसे स्ट्रक्चर थे जिनको बोला गया ग्रैन्यूल। क्या बोला गया, ग्रैन्यूल। और इसको जब हमने थोड़ा सा और एनलार्ज किया, इसके अंदर जाके देखा तो हमें मिला क्लोरोफिल। नाउ क्लोरो यानी कि ग्रीन कलर का, फिल यानी कि लीफ, पत्ते जैसा, है ना, ग्रीन कलर के पत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखा, तो इसका नाम दे दिया क्लोरोफिल। कि इस ग्रेन्यूल में, ग्रेन्यूल मतलब ग्रेन्स में जो सेल के अंदर है उसके अंदर जो है क्या है, क्लोरोफिल है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये किसके अंदर भरे हुए थे, ग्रेन्यूल जिसके अंदर भरे हुए थे ये था क्लोरोप्लास्ट। नाउ क्लोरो क्या है, अगेन क्लोरो ग्रीन, क्लोरो क्या हो गया, ग्रीन। प्लास्ट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को, एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, एक ग्रीन कलर का बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें कई सारे ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऑब्जर्व करने वाला बस बात ये था कि जब हम लोगों ने एक हाइपोटोनिक, कैसा हाइपोटोनिक यानी कि वाटर जो है वो ज्यादा होगा सॉल्यूट के, ऐसा सिचुएशन हमने जब क्रिएट किया तो वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू क्या किया, सेल को स्वेल कर दिया, फुल गया सेल जो है स्वेलअप जब हुआ तो ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है इसको क्या किया, इसको बर्स्ट होने से प्रिवेंट किया। तो सेल वॉल प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्स्टिंग। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। वहीं हमने दूसरा इसी में आगे क्या किया कि हमने इसको क्या किया, एक बॉइल्ड वाटर में डाला। बॉइल्ड वाटर में जब डाला उसके बाद जब उसको निकाल के उस पील को जब वापस निकाल के उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसको रखा तो ऑब्जर्व किया कि नो ऑस्मोसिस, यानी कि अगर किसी भी तरीके का ऑस्मोसिस हो ही नहीं रहा है, इट मींस दैट हमारा सेल क्या हो गया, dead. Means in a dead cell there was no any kind of osmosis. अगर ऑस्मोसिस नहीं होगा, ना स्वेल होगा, ना श्रिंक होगा, तो किसी भी तरीके का प्लाज्मोलाइसिस भी नहीं होगा, इसको अगर हम लोगों ने हाइपरटोनिक यानी कि जहां पे कम पानी होगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे ये श्रिंक होगा, बर्बाद होगा, तो ये
प्लाज्मोलाइसिस भी होगा। तो ये हमारा बेसिकली एक्टिविटी था। बट कंक्लूजन देखो इससे कितना बड़ा बना। कंक्लूजन ये बना कि जितने भी बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, इन सबके जो सेल्स होते हैं, उसमें नो सेल वॉल नहीं होते हैं। अगर सेल वॉल नहीं होते हैं तो अगर किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया या कोई भी एक बैक्टीरिया है मान लीजिए, उसको अगर हाइपोटोनिक सिचुएशन में रखेंगे तो वो सेल जो है स्वेल करेगा और एक सिचुएशन में बर्स्ट कर जाएगा, है ना, एक सिचुएशन में बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन प्लांट सेल के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, प्लांट सेल के साथ ऐसा नहीं है। सेल वॉल इसको प्रिवेंट करता है कहीं से भी बर्स्ट होने का। तो इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये तो हो गया वॉल प्रेशर जो इसको रोक रहा है, और जो ये सेल है, सेल प्रेशर क्रिएट कर रहा है इसके ऊपर, इस प्रेशर को बोलते हैं टर्जर प्रेशर। तो टर्जर प्रेशर का डिफिनीशन अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, टर्जर प्रेशर इज अ प्रेशर which occur due to swelling of cell on the cell wall पे लगता है। और सेल वॉल जो है प्रेशर जो एग्जर्ट करता है सेल के ऊपर, वो सिंपल सेल वॉल प्रेशर है। तो इन दोनों का रोल क्या रहता है, सेल वॉल और इसका सेल का, सेल को यानी कि अगर ये हाइपोटोनिक सिचुएशन में और ये स्वेल करता जा रहा है तो उसको बर्स्ट होने से रोकता है। तो कई सारी चीजें हमें देखना पड़ा। ऑस्मोसिस हमने पहले ही देख लिया था अच्छे से। प्लाज्मोलाइसिस एक्टिविटी में वापस से हमने समझा। नया बात जो देखने को मिला कि जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे थे तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिला, दैट इज ग्रेन्यूल्स, ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर जो एक क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रीन पार्ट में है, उसके अंदर लीफ जैसा स्ट्रक्चर था, क्लोरोफिल। आपको आगे चल के पता चलेगा कैसे ये खाना बनाते थे, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट में नहीं, ये ऐसे बैक्टीरियाज में भी मिलते हैं जो खुद के लिए खाना बना सकते हैं, ठीक है, वो आगे आपको मिलेगा। तो ठीक है, जब ये श्रिंक हुआ प्लाज्मोलाइसिस के अंतर्गत, ये जितने भी ग्रेन्यूल्स है सब सिकुड़ के कहां आ गए, नजदीक आ गए। तो एक आइडिया मिल गया ना कि ये क्या हो रहा है, इनके साथ हो क्या रहा है, प्लाज्मोलाइसिस। गेटिंग माय पॉइंट। प्लाज्मोलाइसिस में ऑल ऑर्गेनल्स श्रिंक एंड कम नियरर, ये भी कर सकते हो, और एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक छोटा सा टॉपिक जो था सेल वॉल हमने कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस को समझना। इसको मिटाते हैं। तो सेल को क्लियर विजुअल के लिए, उसको प्रॉपर उसके जो अंदर के स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कई सारे सॉल्यूशंस यूज किए हैं। जैसे कि सेफ्रानिन हमने पहले यूज किया, सेफ्रानिन जो वही ओनियन वाले केस में जो रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन जो ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा, और इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं आयोडीन जो ब्राउन येलो कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, न्यूक्लियस को। अब एक बात तो पता है ऑलरेडी, सेल कितना छोटा है, अब उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। तो हमने एक कंपैरिजन रखा ताकि थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सके। हमने क्या किया, अपने चिक्स जो होते हैं ना, एनिमल सेल पिक करने के लिए चिक्स के अंदर का जो सलाइवा है उसको पिक किया, ठीक है। इनसाइड चिक का जो पार्ट है उसको हमने पिक किया, ऑब्जर्व किया, उसके अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया ताकि जो है इजी वे से विजुअलाइज कर सके। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हमने देखा कि जो एक रीजन है
वो बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुका है, डार्क। इसके अलावा जो इसके आउटर लाइंस है यानी कि सेल मेम्ब्रेन कह लो, प्लाज्मा में, वो डार्क है, और बीच में एक सेंट्रल रीजन जिसका शेप कैसा है, शेप कैसा है, इसका शेप है ओवल या कह लो स्फेरिकल। सी जब हम लोग ओनियन को देखा था, ओनियन का जो पिल था, ओनियन पिल, वो एक तरह से क्या था, एक तरह से प्लांट सेल था। तो इसमें भी ऐसा नहीं था कि इसमें न्यूक्लियस क्लियर, इसमें भी न्यूक्लियस था, लेकिन वो कैसा था, एक तो रेक्टेंगुलर दिख रहा था, रेक्टेंगुलर, और थोड़ा सा एक साइड से हटके था, मतलब थोड़ा सा हटके था, और उसका रीजन था प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब सेल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, सेल के अंदर एम्प्टी स्पेस होने के कारण इसका जो न्यूक्लियस था वो थोड़ा सा श्रिंकेज था, थोड़ा सा साइड। ठीक है, तो अब हमारा डिस्कशन कहां पे जाता है, कहां पे जाता है, न्यूक्लियस पे। ये हमारा न्यूक्लियस है। तो जब न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हमने ये देखा कि यहां पे डबल मेम्ब्रेन है। क्या है, डबल डबल मेम्ब्रेन, पहला चीज। एक तो डबल मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन जो है पोर्स बने हुए हैं, मेम्ब्रेन पे पोर्स मतलब छेद है छोटे छोटे, भाई सेलेक्टिव परमेबल नेचर, हर चीज को ये आने जाने नहीं देगा। इस अच्छा आउटर साइड में क्या मिलेगा आपको, आउटर इसके क्या मिलेगा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल लिक्विड। क्लियर यहां पे। इसके अंदर जब हमने देखा इनसाइड दी न्यूक्लियस, तो कुछ थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर था, थ्रेड जैसा, बहुत ही उलझा हुआ थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन वो कलरफुल था। यानी कि उसमें कई डिफरेंट अलग अलग तरीके के केमिकल्स रहे होंगे, तभी तो वो कलर एब्जॉर्ब कर लिया अलग अलग। अब तो पहले तो मान लो चलो एक ही कलर था, आज के टाइम इतने एडवांस माइक्रोस्कोप हो गए कि इसको मल्टीपल कलर्स में भी देख रहे हैं। तो ये कलरफुल थ्रेड था, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर था। तो क्योंकि ये कलरफुल था तो इसको एक नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया क्रोमैटिन। ओके, तो क्रोम का मतलब क्या है, कलर, क्रोम कलर, टिन स्ट्रक्चर, कलरफुल स्ट्रक्चर। अगेन ऐसे हवा में ही नाम कुछ नहीं रख दिए हैं, उन सबके पीछे एक सर्टेन कॉज था नाम रखने का। ठीक है, जैसे हमारे एरिया में किसी का नाम रखते हैं तो अचानक से कुछ ऐसा नाम नहीं रख देंगे कि लाइक जेम्स या फिर समथिंग लाइक विलियम। आप नाम वही रखोगे जो एक आपके एरिया में चलता है। तो पहला चीज तो ये हो गया, ये जो है अब इसका हमारा डिस्कशन इस पे जाता है, इस थ्रेड पे, जो थोड़ा सा स्पैगेटी या फिर कह सकते हो क्या बोलते हो उसको, चाउमीन जैसा स्ट्रक्चर है, या मैगी बोल लो। अंदर जो है जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, इसके बाद तो क्रोमेटिन जो था, इसको जब देखा गया तो ये दो चीज से बना हुआ मिला, एक था डीएनए और दूसरा था प्रोटीन। प्रोटीन से हम लोग फेमिलियर है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो समझा सकता हूं। प्रो मतलब अर्लियर, जो प्राइमरी लेवल का हो, जो इंपॉर्टेंट हो। टीन इन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो, और ये बना किसका था, एमिनो एसिड, एमिनो यानी कि नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ग्रुप इसमें मिलेगा आपको। तो इसको तो रखते हैं साइड। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है डीएनए के लिए सीमेंट की तरह वर्क करता था। तो फिर डीएनए क्या था, हमारा सारा क्वेश्चन कहां जाएगा फिर, डीएनए। तो एक पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं डीएनए, उसके बाद हम लोग डीएनए को डिस्कस करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर पहले बनाता हूं मैं।
ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर अभी मैं ये स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से क्लियर करूंगा, चिंता मत करना, सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। आपने बड़ा सुना होगा, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स। अभी वेट करो, सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक, मैंने कई बार बोल रखा है, कोई भी टॉपिक है उसका क्लियर कट विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट में आप उस टॉपिक को कभी समझ ही नहीं पाओगे। वेट तब तक करो जब तक इसका क्लियर कट विजुअलाइजेशन ना हो जाए। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग समझते हैं डीएनए। पहले तो शब्द पे चलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए, सारा कहानी इसी में। तो स्टार्ट करते हैं राइबो। राइबो जो टर्म लिया गया है वो लिया गया है राइबोज से। राइबोज एक तरह का शुगर है जो पाया गया था रास्पबेरी फ्रूट में, तो उसका नाम रख दिया। जब इसमें रिसर्च किया, अरे ये तो वही वाला शुगर है, इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, पहला चीज। अब शुगर है तो हमें ये क्लियर पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो भी हो कुछ इस रेशियो को फॉलो करेगा। हो सकता है 10 हो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, इस तरह का स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ये चीज तो पता चल गया। अब डीऑक्सी का मतलब ये हो गया कि जो भी स्ट्रक्चर फॉलो करेगा उसमें लेस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो कम रहेगा ही रहेगा, एक ऑक्सीजन तो कम रहेगा। ठीक, इसी एक ऑक्सीजन के कारण कुछ और चीजें ये अटैच कर लेगा, एक ऑक्सीजन कम होने का कुछ और चीजें अटैच करेगा। न्यूक्लिक का मतलब ये टर्म क्लियर बता रहा है कि ये इनसाइड दी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमें मिल रहा है। और एसिड का मतलब ये है कि ये जो है हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। अब ये हाइड्रोजन रिलीज होके क्या करता है वो छोड़ो, पर इतना पता है कि ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, ये आपके हायर लेवल का नहीं है, ये एक, मुझे पता है कि थोड़ा सा हो सकता है आपको लगेगा कि टफ, बट ट्रस्ट मी ये जरूरी है कि फाउंडेशन मेंटेन करें, अदरवाइज इसको ब्लैंक साइड ही रखते हैं, माइंड में नहीं रखना है। ये क्लियर है यहां तक बात? अब इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है सिर्फ अकेले इतने से नहीं होता, सिर्फ शुगर ही नहीं रहेगा, इसके साथ कुछ और भी अटैच रहता है। एक रहता है इसके साथ, एक रहता है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, इसका खास बात क्या रहता है, ये वही ग्रुप रहता है जिसके हेल्प से जो है हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, यही हाइड्रोजन अलग करके देता रहता है। और साथ में रहता है एक नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन ग्रुप में क्या क्या है, जैसे कि एडिनाइन, एडिनाइन, साइटोसाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, ग्वानाइन। अगेन अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर जी नाम कैसे पढ़ा, बिल्कुल नाम बताता हूं। एडिनाइन, देखो ये सारे नाम ऐसे पढ़ा कि पहले से ही किसी चीज का नाम रख रखा था, बस कंपेयर करते गए और नाम रखते गए। एडिनाइन जो है एनिमल ग्लैंड में मिलने वाला, एनिमल ग्लैंड, ग्लैंड मतलब समझते ही हो, सेक्स। ठीक है, एनिमल स्लैक्स, जहां से थायराइड मतलब कि जो एंजाइम्स वगैरह रिलीज करने के लिए एक सैक्स बने रहते हैं बॉडी के अंदर, जैसे आंसू वगैरह निकलते हैं ना,
तो ये एनिमल ग्लैंड में पहली बार मिला था, तो इसका नाम रखा गया क्योंकि इसके साथ एक नाइट्रोजन भी अटैच था। जो भी एक मॉलिक्यूल मिला उसके साथ नाइट्रोजन भी अटैच था, इसलिए इसका नाम रखा गया एडिनाइन। लास्ट में जो इन टर्म वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके साथ कोई ना कोई जो है, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन वाले टर्म, यानी वो टर्म जो इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी रखे। तो नाइट्रोजन जो है ऐसे के साथ अटैच है, इसके साथ नाइट्रोजन अटैच है, तो ये नाइट्रोजन ग्रुप का बन गया। ऐसे ही साइटोसिन, यानी कि ये सेल के अंदर पाया गया था, तो जैसे इसको इसमें देखे, अरे यार ये तो वही वाला है पार्ट, इसका नाम रख दिए। ऐसे थाइमिन एक प्लांट से मिला था, थाइम प्लांट, जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप के साथ एक स्ट्रक्चर बना था, सेम मॉलिक्यूल इसमें मिला तो इसको थाइमिन कर दिया। और ये रखा गुआनिन एक बर्ड पूप के नाम से, बर्ड ड्रॉपिंग कह लो, बर्ड पूप में जो पाया गया तो उसका नाम रख दिया गुआ। बेसिकली स्पेनिश वर्ड से लिया गया, गुआ का मतलब होता है बर्ड, ठीक है। तो ऐसे नाम पड़ा, जैसे ही इस स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लोर करते गए इनके नाम रखते गए। अच्छा, खास बात ये है कि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से अटैच करते हैं। कैसे? एडिनाइन, अगर मान लो मैं इनको ए कर दूं, ए सी टी जी, तो एडिनाइन सिर्फ और सिर्फ टी से अटैच होगा 2 हाइड्रोजन की मदद से, और साइटोसाइन जो है सिर्फ और सिर्फ जी से अटैच होगा, गुआनिन। तो सोच के देखो, एक ये जो स्ट्रक्चर है ये 20 से इधर इधर हाफ ऐसे अटैच है, ठीक है, आधा इधर से आधा इधर से ऐसे अटैच है। तो अगर मान लो मैं एक पार्ट पिक कर लेता हूं, एक छोटा सा पार्ट जो है एक साइड का कट करके पिक करता हूं, मैं यहां पे कर देता हूं, एक पार्ट मैंने पिक किया, यहां पे एडिनाइन अटैच है, नाइट्रोजन ग्रुप, ये सारा का सारा कौन सा जो ये लेयर चल रहा है, ये क्या है? ये राइबोज है, सुगर है, इसमें फॉस्फेट है, सुगर है, इन सबको लॉन्ग चेन बनाने में हेल्प कर रहा है प्रोटीन। तो यहां पे मान लो ए है, ये सी है, ये टी है, ये जी है, मान लो और भी कोई बना दो, ए टी जी सी, ऐसे कुछ भी पैटर्न बना दिया। इसके बाद सेम ये चीज रिपीट हो रहा है, सपोज सेम ये चीज रिपीट हो रहा है, तो इस साइड में क्या अटैच होगा, जरा सोच के बताओ, इस साइड में क्या अटैच होगा, इस साइड में क्या अटैच होगा? बाय डिफॉल्ट ये ए है तो ये टी होगा, ये सी है तो ये जी होगा, ये टी है तो ये ए होगा, ये जी है तो ये सी होगा, ये ए है तो टी, टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी। कोई दिक्कत? बाद में यही फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये जो हमारा है, ये जितना, इसको बोल लो फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, जो बार बार रिपीट हो रहा है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, जो क्या करता है, हर एक चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, या कह लो इनहेरिटेंस, मतलब दादा परदादा का जो एक, इसी को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ये समझ में आया? ये क्या है हमारा जीन, ठीक है, क्लियर है? जीन समझ में आया? तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है, यानी कि हमारा बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखों का कलर क्या होगा, हमारा हाइट क्या होगा, इसी से डिफाइन होता है सारा फंक्शनल एक्टिविटी। जीन क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझना, हमने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें से हर चीज क्रॉस तो हो नहीं सकता। अब लेकिन क्या होता है कि एक सेल जो है नया सेल भी बनाता है, और नया सेल तब बने, तो नया सेल बनाने के लिए हमें ये जीन चाहिए, तभी तो नया सेल बनाओगे। और वो जीन है कहां पे? न्यूक्लियस। तो नो डाउट न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस जो है एक सेंट्रल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
important role in new cell production। अब अगेन ध्यान से समझना इसको, जब भी नया सेल बनने वाला होगा, जैसे ही बनने वाला होगा तभी ये जो थ्रेड है ना, थ्रेड या कह लो क्रोमेटिन, ये जो है श्रिंक होके रॉड जैसा शेप बना देता है, रॉड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो दिखने में एक्स जैसा दिखता है, अपीयर एक्स। ठीक है, जो दिखने में एक्स जैसा लग रहा है, इसी एक्स को बोला जाता है क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम क्या है? क्रोमो मीन्स कलर, सोम मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर, कलरफुल स्ट्रक्चर। यानी जनरली वो कैसा रहता है? एक ओपन लूज थ्रेड टाइप का रहता है, लेकिन जैसे ही इसको सेल डिवाइड करना रहता है वैसे ये क्या करता है? ये क्रोमोसोम बना रहता है। अब हमें ये पता है कि हर चीज तो इससे क्रॉस हो नहीं सकता। अगर ये सारा क्रॉस होता, अगर इस स्ट्रक्चर में क्रॉस होता, फिर तो मेम्ब्रेन का कोई मतलब ही नहीं था, जो डबल मेम्ब्रेन बना रखा है। तो इससे सारा कुछ ना क्रॉस होकर सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो हमने बना रखा है ACTG, ये वाला, इसको हम लोग पिक कर ले, अगर ACTGC, इतना अगर मैं पिक करके बाहर निकाल दूं तो मेरे लिए सफिशिएंट होगा दूसरा इसका लाइन बनाने के लिए? कर सकता हूं। तो ये C है तो ये G होगा, G है तो C होगा, T है तो A होगा, A है तो T होगा, G है तो C होगा, T है तो A होगा, C है तो G होगा तो T होगा। बन जाएगा, बन गया पूरा DNA। तो ये जो हाफ पोर्शन है, ये जो हाफ पोर्शन हमने जो निकाला है, इसी को बोलते हैं RNA, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA। और यही हेल्प करता है हमारा क्या करने में? नया सेल बनाने में। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया यहां तक? वेरी गुड। कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये है ही नहीं, यानी कि न्यूक्लिक वॉल है ही नहीं। मतलब सम सेल ऐसे होते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। हमारा मेन फंक्शन खत्म हो गया, जो डीएनए वगैरह समझना था। आई होप कि डीएनए आरएनए समझ में आ गया होगा। राइबो अगेन यही चीज है, शुगर जो इनसाइड द न्यूक्लिक है, ये सेम चीज है। क्लियर बात? इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में हमने ये भी देखा, कुछ बैक्टीरिया को हमने ऑब्जर्व किया। बैक्टीरिया जब इनको हमने देखा तो इनके जो सेल थे उसमें न्यूक्लियस मेंबर था ही नहीं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कह लो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था ही नहीं। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था नहीं, मान लीजिए ये सेल है, लैक ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो जो इसका मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड विदाउट डिफाइंड बाउंड्री, जिसका कोई प्रॉपर बाउंड्री ना हो, तो ऐसे न्यूक्लियस को बोला गया न्यूक्लियोइड। ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोला गया? न्यूक्लियोइड। और ऐसे सेल को क्या बोला गया? ऐसे सेल को बोला गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब, अगर शब्दों को आप ब्रेक करोगे तो आप मिलेगा प्रो का मतलब प्रिमिटिव, इनिशियल, पुराना, सबसे स्टार्टिंग का, एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब अभी तक उसका न्यूक्लियस प्रॉपर बना नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं,
जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की भी कैपेसिटी होती है। खैर, अच्छा इसमें से भी यही नहीं, अदर ऑर्गेनल्स जो थे, ऑर्गेनल्स नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं थे। अब अगर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो ये काम कर पाएंगे अच्छे से? इनका फंक्शन ही पूरा का पूरा बेकार था। सो पुअर फंक्शन, जिसके कारण इनका फंक्शन क्या था? पुअर फंक्शन। इवन जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? बेसिकली फोटोसिंथेसिस वगैरह करके खाना बनाने का काम करता है। अब ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एक बड़े ही सिंपल सा कह सकते हो आप, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, एक तरह से इसको बैग समझो, एक सिंपल बैग से ये क्या रहता है? एनक्लोज रहता है। लेकिन वहीं जो अदर सेल्स होते हैं, यानी कि वो सेल जो प्रॉपर वे से, जिसका मीन्स यू कैरियोटिक, मीन्स वो सेल, यू का मतलब होता है गुड, ये वो सेल है, सेल जो प्रॉपर न्यूक्लियस इनका क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अब जैसे इसी का एग्जांपल ले ले, अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस जो है एग्जिस्ट कर रहा है, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उसका है, प्रॉपर वे से उसको सेपरेट कर रहा है, तो उसके अंदर प्लास्टिड मिलता है। प्लास्टिड के अंदर क्या है? क्लोरोफिल मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जो खाना बनाए फोटोसिंथेसिस के लिए, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अगेन फोटो, लाइट, सिंथेसिस, सिंथेसाइज करना मतलब केमिकली उसको रिएक्ट कराना। तो ये केमिकली रिएक्ट करके लाइट की हेल्प से, सन की रेज की हेल्प से खाना बनाने का काम करता है। तो इसमें अगर नहीं है तो ये जो हमारे साइटोप्लाज्म होता है ना, उसी का कुछ लेयर लेके ये अपना घेर के अपना कुछ जगह बना लिया। क्लियर है? तो न्यूक्लियस हमने समझा, उसके बारे में भी समझा। जो न्यूक्लियस प्रॉपर्ली नहीं हो तो न्यूक्लॉइड है ना, ऐसा सेल क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसका अच्छा है उसका यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है हमने समझा क्या है? डीएनए वगैरह, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा, डीएनए कैसे बाहर नहीं आ सकता, उसमें से सिर्फ एक पार्ट निकल के बाहर आता है, फंक्शनल पार्ट, उसका छोटा सा पार्ट, जो एक तरीके से मैसेज होता है कि भैया ये चीज हमको बना के दो, जिसको हम लोग बोल रहे थे आरएनए। तो इसको मिटाते हैं। अब डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म, तो जब हम लोग ओनियन का माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, ओनियन वाला पील जो है, उसमें हमने देखा कुछ चीजें बहुत ही डार्क हैं। एक तो न्यूक्लियस बहुत ही डार्क था, ऊपर से जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी डार्क था, लेकिन कुछ इसमें बड़ा ही लाइट था। एट कंपेयर टू दीज थिंग्स, ये बड़ा ही लाइट था। ये क्या था? हमारा साइटोप्लाज्म। अगेन इसको आप डिफाइन करना चाहो तो साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड या फ्लूइड, व्हाटएवर यू वांट टू से, तो सेल का लिक्विड। हमने ऑब्जर्व किया कुछ जो यूकैरियोटिक वाले सेल थे, उनके जो ऑर्गेनेल्स थे सेल के अंदर, ऑर्गेनेल्स जो जिनका हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना स्पेशलाइज्ड वर्क है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ये सबके सब एक मेम्ब्रेन से कवर है। खासकर कैसे वाले में? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर वे से, जैसे हमने न्यूक्लियस को देखा, प्रॉपर न्यूक्लियस जो है कवर अप था, ऐसे ही ऑर्गेनेल्स भी थे। जितने ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें क्या थे? प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज थे और उनको एक मेम्ब्रेन भी कवर कर रहा था। वहीं प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं वायरस का।
वायरस के अंदर किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन नहीं होता है, नो मेम्ब्रेन, बट वो जो जीन वाला इंफॉर्मेशन है ना वो रहता है, एक लाइन सा ऐसे जीन वाला इंफॉर्मेशन रहेगा इसमें, ATGCATC, मान लो ये मेरा इंफॉर्मेशन है। अब ये किसी लिविंग बॉडी में गया, लिविंग बॉडी में गया, लिविंग बॉडी में गया, तो भाई आप बताओ, आपका ये सेल है, सेल जो है कुछ चीजें तो एंटर कराएगा। अब सोच के देखो, जो इसमें से निकल सकता है, जो सेल से भी छोटा न्यूक्लियस है, जो चीज न्यूक्लियस से निकल सकता है वो इसमें से नहीं पास हो जाएगा, ये पास होके यहां पे चला गया। अब ये जैसे ही एंटर गया वायरस, ये सेल के साथ आपके अटैच हो जाएगा। कैसे? आपके भी सेल में जो है ओपन करके निकाल के रखा हुआ है, तो ये तुरंत T से, ये A से, ये C से, ये G, ये T, ये A, ये G बना दिया, तो एक तरीके का जीन बन गया ये। अब ये जीन है किसका? किसका है? इसका। तो ये इसकी तरह, ये जो इसका जो भी बिहेवियर होगा उसकी तरह बिहेव करेगा। अगर ये आपके बॉडी पर अटैक करना चाहेगा तो ये बॉडी पर अटैक करेगा, क्योंकि इसका नेचर है, और आप हो जाओगे बीमार। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हो कि इसको बनने ही मत दो, ये जा ही ना पाए, और अगर चला भी जाए तो ये जब डिस्टर्ब करेगा तो ये आपका ये वाला पोर्शन है, ये लड़ना भी तो शुरू करेगा। खैर वो अलग बात है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, जो ऑर्गेनेल्स है उनको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है ताकि अपना फंक्शनिंग कर सके, ठीक। इससे मैं ये समझ में आ गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको, आपका ये साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं और आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, ठीक है, ठीक, इसको मिटा। सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये था, डिफरेंस बताना था प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल जो है बहुत ही छोटा होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, और ये जो है लार्ज होता है 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक जा जाता है यूकैरियोटिक सेल। इसमें न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता है, और ऐसे न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। इसमें वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन बना होता है। क्रोमोसोम की बात करें तो ये सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स जो है प्रोकैरियोटिक में, इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, दे प्रेजेंट ऐसे ही, मतलब इन डिसऑर्गेनाइज्ड वे से। और इसमें जो है यानी कि यूकैरियोटिक में प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है, इसके सेल जो है, सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग स्पेसिफाइड फंक्शन करते हैं विद प्रॉपर देयर रीजन, अपना एक स्पेसिफिक रीजन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के टॉपिक को कल देखते हैं। थैंक यू।